हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से हम एक सीरीज पिछले काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। आज हम अपना सेट 53 कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरे वीक में करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स में कौन कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मैप्स हम कवर करेंगे। हम बात करेंगे कोल्ड वॉर से लेके आज न्यू स्टार्ट ट्रीटी तक के बारे में डिस्कस करेंगे। मणिपुर को बात करेंगे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल के द्वारा एक न्यूज़ आई कि हिमाचल अपना टोटल स्टेट का जो लैंड है उसका फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाना चाहता है टू 31% बाय 2030। पूरे इंडिया का भी एक फॉरेस्ट कवर एरिया चेक करेंगे। डिस्कस करेंगे राफा बॉर्डर को, बात करेंगे इंडिया का एक लौता फॉर्मूला 1 सर्किट बुद्ध इंटरनेशनल जो काफ़ी टाइम से तो यूज़ नहीं हो रहा, दोबारा से इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे एल नीनो नालीना के बारे में, डिस्कस करेंगे जो ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस फाइनली एंड होती है बीटिंग रीट से, मैं आपको थोड़ा सा कर्तव्य मार्ग के बारे में समझाऊंगा। बात करेंगे इंडिया ईयू ट्रेड डील्स और यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली है क्या, इसको समझेंगे। बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें से रिसेंटली यूएस ने पुल आउट कर लिया, डिस्कस करेंगे चाबहार पोर्ट को। बात करेंगे बजट में नेबरिंग कंट्रीज में किस कंट्री को कितना असिस्टेंस इंडिया की तरफ से मिलेगा। इसी मैप के साथ साथ जो हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर है उसको कौन कौन सी फोर्सेस प्रोटेक्ट करती है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आज के सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। चलते आज की हमारी पहली न्यूज़ पे। तो आपको पता होना चाहिए 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, तब से लेके 1991 जब दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर यूएसएसआर टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ये टाइम था कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर के टाइम क्या था, अमेरिकन और सोवियट्स एक दूसरे के सामने थे और बहुत सारी कंट्री या तो अमेरिकन साइड चली जाती थी या सोवियत साइड चली जाती थी। अब कोल्ड वॉर के टाइम पे इन दोनों कंट्रीज ने बहुत वेपनाइजेशन की, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाई। और कोल्ड वॉर जब खत्म हुई उसके बाद इन्होंने रियलाइज किया कि इतने वेपन्स दुनिया की पीस के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। काफ़ी सारी ट्रीटीज आई यूएस और यूएसएसआर जो आगे जाकर रशिया बना इनमें कि भाई थोड़ा वेपन्स को घटाते हैं। एक स्टार्ट ट्रीटी आई, एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई। अब ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, ये एक्सपायर हो रही है और अब इसके बाद यूएस और रशिया के बीच में कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है जो वेपन्स को कंट्रोल करे। ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है क्योंकि दुनिया के 90% से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इन दो कंट्रीज के पास हैं, यूएसए एंड रशिया। मणिपुर 2 साल से ज़्यादा तक अनस्टेबिलिटी में रहा। आपको पता है कुकीज़ और माइतीज़ के बीच में बहुत भयंकर डिस्प्यूट रहा। अब पिछले कुछ महीनों में कुछ हद तक चीज़ें स्टेबल हुई हैं, जिसके बाद मणिपुर में वापस से प्रेसिडेंट रूल हटा के वापस से सरकार बनाई गई है। बीजेपी ही पावर में थी, बीजेपी दोबारा से पावर में आ गई है। हाँ, पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था एन बीरेन सिंह, अगले प्रेसिडेंट का नाम है यूनाम खेमचंद। आप इनको फोटो में देख सकते हो। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। पाकिस्तान का 40% से ज़्यादा लैंड एरिया सिर्फ एक प्रोविंस में आता है, बलूचिस्तान, कैपिटल क्वेटा। बाकी पाकिस्तान की प्रोविंस का नाम है सिंध, कैपिटल कराची, पंजाब कैपिटल लाहौर, और फिर ये है खैबर पख्तूनख्वा, कैपिटल पेशावर। 40% ज़्यादा बलूचिस्तान है जो बहुत अनस्टेबल रहता है। वहाँ पर एक फोर्स है बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी। उसने काफ़ी सारे अटैक्स किए पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस पे जो बलूचिस्तान में डिप्लॉयड थे, और रिसेंटली इनकी कैपिटल इस्लामाबाद में भी अटैक हुआ। उसमें ये बीएलए नाम से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें शायद इन्वॉल्व है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही है। किसी भी स्टेट को अगर एनवायरमेंटली स्टेबल रहना है तो, या किसी भी कंट्री को दुनिया में, तो आपकी कंट्री के टोटल लैंड एरिया का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। इंडिया का ये है अभी 21 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 22% से कम एरिया ही अभी हमारा फॉरेस्ट कवर में आता है। ठीक है, बढ़ाना है हमने इसको। कुछ स्टेट्स में आप देखोगे लक्षद्वीप में नंबर 90 से ज़्यादा, मिजोरम में 85% ज़्यादा, और कुछ स्टेट्स का बहुत ही खराब जैसे हरियाणा, पंजाब 3% के आसपास। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए था तो फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट किया। ठीक है, हिमाचल का अभी जो नंबर है वो है 29.5, और हिमाचल ने रिसेंटली एक टारगेट अनाउंस किया 2030 तक वो 31%, अपनी पूरी स्टेट का 31% लैंड एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सोचो आप अगर देखो हिमाचल तो कितना आपको ग्रीन लगता है, वो भी सिर्फ 29.5%, वो उसको और बढ़ाना चाहते हैं। ये है इंडिया का एक फॉरेस्ट मैप। तो आप देख सकते हो ये हिमालयस में आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट तो चलो ऑलमोस्ट सारा ही डेंस फॉरेस्ट में है। फिर आपको ये देखने को मिलेंगे कोस्ट पे और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, काफ़ी जगह पे जो डिग्रेडेड लैंड है, कुछ भी नहीं कर रहा वो ज़मीन, ना खेती हो रही है ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी के काम में आ रहा है, कम से कम उसको तो फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना ही करना चाहिए। 20 महीने तक गाजा और इजराइल के बीच में वॉर चली। गाजा को पूरी तरह से इजराइल ने लॉक किया हुआ था। 20 महीने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग को इजराइल ने खोलने की परमिशन दी है। इसका नाम है राफा
राफा खुलने से गाजा और इजिप्ट के बीच में एक जो रास्ता है वो खुल गया है, जिसकी वजह से अब इजिप्ट काफ़ी तरह की हेल्प भेज पाएगा गाजा के अंदर। आई होप हमने इजराइल गाजा जब ये वॉर में भी थे तब भी लर्न बाय मैप सीरीज में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो आई होप आपको इनके बीच का जो रिलीजियस डिस्प्यूट है वो पता है, ठीक है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंडिया का एक लौता ट्रैक जहां फॉर्मूला 1 की रेस हुई थी साल 2011 से 2013 तक। पर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर यहाँ पर फॉर्मूला 1 का सीजन होना बंद हो गया। अब दोबारा से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चाहती है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को रिवाइव किया जाए, दोबारा से फॉर्मूला 1 को इंडिया बुलाया जाए। उनका एक पूरा कैलेंडर आता है कि कहाँ कहाँ रेस होगी, उसमें इंडिया का भी नाम ज़रूर हम कोशिश करेंगे शामिल करवाया जाए। एल नीनो और ला नीना, आपने दो इम्पैक्ट्स के बारे में सुना होगा। असल में ना ये जैसे यहाँ पर चाइना हो गया, फिर इसके बगल में यहाँ इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ यूएस है, कनाडा है, मेक्सिको है, इसके बीच में दुनिया का सबसे बड़ा ओशन। तो आप देखोगे ये फोटो 1 है, ये फोटो 2 है, तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पर चाइना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ चाइना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ यूएस, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ यूएस, यहाँ साउथ अमेरिका। इसके बीच में ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन। यहाँ दो इम्पैक्ट दिखाए जा रहे हैं, ला नीना, एल नीनो। हवाओं की मूवमेंट की वजह से ला नीना या एल नीनो बनते हैं। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, इस साल हो सकता है इंडिया में एल नीनो देखने को मिले। आपको बस पता होना चाहिए एल नीनो क्या करता है। एल नीनो हमारी कंट्री में मॉनसून को वीक कर देता है, और ला नीना क्या करता है, ला नीना की वजह से थोड़ा सा मॉनसून स्ट्रांग होता है और विंटर स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ला नीना कुछ हद तक बेटर है हमारे मॉनसून के लिए, एल नीनो कुछ हद तक खराब है हमारे मॉनसून के लिए। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और ये मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जनवरी में 15 जनवरी को एक बड़ा इवेंट होता है आर्मी डे, और वहाँ से कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। फिर 24 जनवरी को होता है फुल ड्रेस रिहर्सल, फिर 26 जनवरी को आपको पता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होती है, परेड होती है। फिर 28 जनवरी को मोस्ट पब्लिक होती है पीएम्स रैली, और फाइनली आखिरी इवेंट होता है 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। होता कहाँ है ये सब? बीटिंग रिट्रीट का जो इवेंट है ये स्पेसिफिकली होता है विजय चौक पे। अब ये है क्या? इंडिया गेट, यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू देखने को मिलेगा। इससे और थोड़ा आप इधर को आओगे तो नेशनल वॉर मेमोरियल, तो अमर जवान ज्योति जो पहले इंडिया गेट के नीचे थे, अब नेशनल वॉर मेमोरियल में। इस सड़क का नाम क्या है? ये है कर्तव्य मार्ग। इसके आसपास ये जितनी जगह यहाँ पर अब गवर्नमेंट ऑफिसेज बन रहे हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये सड़क कहाँ जाके खत्म होगी? ये सड़क बिल्कुल आखिर में जाके खत्म होगी विजय चौक। विजय चौक के थोड़ा और पीछे क्या है? विजय चौक के और पीछे है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे है? रायसीना हिल। दोनों तरफ क्या है राष्ट्रपति भवन के? नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। अभी सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ऑफिसेज है, बाकी सारे ऑफिसेज अभी बन रहे हैं, आप देख भी सकते हो। बाकी सब कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसी प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोलते हैं। पार्लियामेंट कहाँ है? बस ये आप अगर विजय चौक पहुंचे, वहां से राइट हुए तो वहां पर ओल्ड पार्लियामेंट, उसके बगल में न्यू पार्लियामेंट। ओल्ड पार्लियामेंट एक सर्कल जैसी, न्यू पार्लियामेंट एक ट्रायंगल जैसी, ठीक है। इंडिया ने एक काफ़ी बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। अब उसके बाद तो यूएस के साथ भी ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो चुकी है, पर अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, इसकी डिटेल्स वगैरह सब आ चुकी हैं। आपको मैं दिखाता हूँ यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है। अब इस मैप में आप जो कॉन्टिनेंट देख रहे हो ना, ये यूरोप है, पर सारा यूरोप यूरोपियन यूनियन नहीं है। जैसे अब रशिया है, आता तो रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के कॉन्टिनेंट में, पर वो ईयू का पार्ट नहीं है। यूक्रेन है, वो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, पर ईयू का पार्ट नहीं है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज है ना, उनके साथ असल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे यूके इसका पार्ट हुआ करता था, उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली है यूरोपियन यूनियन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में, ठीक है। तो बेल्जियम कहाँ पर है? ये रहा बेल्जियम, यहाँ पर है बेल्जियम, और इसकी कैपिटल ब्रसल्स में आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। 2015 में इसकी शुरू हुआ, 2016 में इसकी साइनिंग हुई। क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? जो दुनिया में कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्रीज हैं, जहां सबसे ज्यादा धूप आती है, सनशाइन रीजन या ट्रॉपिकल रीजन। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर इंडिया का मैप ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो जो दुनिया में कंट्रीज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जहां पर सबसे ज्यादा धूप आती है, इन कंट्रीज को अपने आप को सोलर पे ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करना ही चाहिए। ये लॉजिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो इंडिया और फ्रांस ने दुनिया भर को दिया। अब इसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, पर रिसेंटली यूएसए ने इससे पुल आउट कर लिया। कहीं ना कहीं यूएसए का लॉजिक ये है कि भाई हम इंडियन लेड ग्रुप हो। ट्रम्प का ये लॉजिक है कि इंडियन लेड ग्रुप का यूएस पार्ट क्यों, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। इसके साथ अच्छा नहीं और है, तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ईरान का चाबहार पोर्ट। आपको पता है इस पोर्ट को हमने इसलिए डेवलप किया ताकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहे। पाकिस्तान एज अ कंट्री बीच में
रुकावट ना डाल सके। ओके, तो हम अपना सामान मुंबई से या गुजरात के किसी पोर्ट से चाबहार तक भेज देते हैं, वहाँ से रोड के रास्ते अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जहाँ भी जाना जा सकता है। हम हर साल चाबहार पोर्ट के लिए बजट में थोड़ी अमाउंट्स भी रखते थे, पर पिछले साल से यूएस ने ये चीज़ अनाउंस करी कि ईरान पे लगने वाले सैंक्शंस अब चाबहार पोर्ट पे भी लगेंगे, और अगर इंडियन कंपनी चाबहार पोर्ट में ट्रेड करेंगी तो फिर इंडियन कंपनी पे भी वो सेकेंडरी सैंक्शन लग सकते हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए तो हमें लग रहा है कि शायद चाबहार के साथ इंडिया को अपने लिंक्स को या तो कम करना पड़ेगा या पूरी तरह से रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के बजट में कोई भी एलोकेशन चाबहार पोर्ट के लिए नहीं है। इस बार के बजट में नेबरिंग कंट्रीज के लिए एलोकेशन है। भूटान अगर आप देखो 2000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, नेपाल 800 करोड़, मॉरिशियस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मंगोलिया, सीशेल्स, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान के चाबहार में जीरो। ठीक है, तो हम अपने आसपास की नेबरिंग कंट्री को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं जो बजट में स्पेसिफिकली लिखी जाती है, तो इनका रैंक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी इमेज से मैं आपको ये भी बताता हूँ हमारा जिन जिन कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर है उसको कौन कौन प्रोटेक्ट करता है। सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इसको प्रोटेक्ट करती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर हमारा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर चाइना के साथ, इसको ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर फिर से BSF। नेपाल के साथ लैंड बॉर्डर SSB, सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद हमारा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है म्यांमार के साथ, इसको असम राइफल्स प्रोटेक्ट करती है। भूटान के साथ फिर से SSB, सशस्त्र सीमा बल। और हमारा बहुत छोटा सा लैंड बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर लंबा, पर अभी यहाँ पर आपको कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये PO के रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर अभी आपको कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ एक अलग न्यूज़ थी कि सशस्त्र सीमा बल जो है वो नेपाल और भूटान बॉर्डर पे सर्वेलेंस सिस्टम्स को इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि हमें कई बार क्या देखने को मिलता है, जैसे पाकिस्तान के साथ तो पूरा बॉर्डर लॉक्ड है, तो पाकिस्तान किसी तरह के इलीगल पर्सन को, टेररिज्म को, वेपन्स वगैरह को नेपाल या भूटान बॉर्डर के थ्रू भी इंडिया भेजने की कोशिश करता है। तो SSB, सशस्त्र सीमा बल, इन बॉर्डर्स पे अपनी सर्वेलेंस को बढ़ाना चाहती। ठीक है, इसके साथ पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक अफेयर्स के, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट वीक के जो मैप्स हैं हम अपने सेट 54 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।